शाश्वत मंच पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुलाकात करेंगे रंग विमर्श कार्यक्रम में नाटककार, अभिनेता, रंग निर्देशक एवं संवाद लेखन के रूप में ख्याति प्राप्त विभांशु वैभव जी से। थोड़ा सा परिचय विभांशु जी के बारे में देना चाहूंगी। विभांशु वैभव जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। सन 1965 में प्रतापगढ़ में जन्मे विभांशु वैभव जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से नाट्य कला में डिप्लोमा किया। उन्होंने सन 1987 से सन 1990 तक श्री राम रंगमंडल में बतौर अभिनेता कार्य किया और रंगमंडल के प्रमुख रहे। देश के प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशकों के साथ कार्य करने का अनुभव रखने वाले वैभव जी ने देश भर में दर्जनों नाटकों का निर्देशन, 50 से अधिक नाटकों में अभिनय किया। वैभव जी की लिखित महारथी, बाबूजी, कहो तो बोलू, ठुमरी, मंथन, पांचाली आदि नाटक खूब चर्चित रहे। वैभव जी हबीर तनवीर, बाबा कारंत, बीएम शाह, रंजीत कपूर, एमके रैना, वामन केंद्रे, राज विसारिया आदि प्रतिष्ठित नाट्य निर्देशकों के साथ कार्य करने का इनका अपना अनुभव रहा है। तो आइए और भी उनसे चर्चा करते हैं और उनके अनुभव को जानते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं विभांशु वैभव जी से। मैं शाश्वत मंच में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी धन्यवाद धारा जी। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप लोग देश, हमारे अपने क्षेत्र ही नहीं देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं जो भी मैंने आपको पढ़ा, आपकी कृतियों को पढ़ा, तो आप एक नाटककार, निर्देशक और संवाद लेखन में जो भी आपने कार्य किया वो इतनी आसानी से आपको नहीं प्राप्त हुई। तो हम पहले यही जानना चाहते हैं विभांशु जी, जो आपने उस दौर को जानना चाहते हैं जो प्रतापगढ़ से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और अब मुंबई में है। कितना संघर्ष रहा आपके जीवन में? देखिए, अगर प्रारंभिक दिनों से अगर बातचीत का सिलसिला शुरू करें तो, लेकिन उसके पहले मैं अपनी बातचीत शुरू करने से पहले चाहूंगा कि इस कोरोना काल में जो अपने लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, मैं उन्हें इस मंच के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। तो जो भी हमारे बीच से गुजर गए हैं, जिनका देहांत हुआ है, तो उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के बाद मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। तो प्रारंभिक दिनों को अगर लेकर चले तो जैसे मेरी परवरिश गवई गांव, जिला प्रतापगढ़ के एक पट्टी तहसील है वहाँ पे, और कुम्हिया गांव, उस ग्राम से मैं निकला हूँ। तो वहाँ की परंपरा, तीज त्योहार, वहाँ के रंग नाच, उनमें ही परवरिश हुई। तो लोक का मेरे जीवन पे बहुत ही प्रभाव रहा। तो वहाँ की नौटंकियां देखना, रासलीला, रामलीला, इन सब जितने फोक एलिमेंट्स हैं ना, तो उनमें ही परवरिश रही। तो उन्हीं ने शायद मुझ पे इतना असर डाला था कि कुछ उसी तरह की प्रवृत्ति में जाने की ना एक इच्छा बचपन से ही बलवती होने लगी थी। एक चाव जो होता है ना, एक बालपन का चाव जो होता है कि आप करना क्या चाहते हैं, तो एक इच्छा उस तरह से बलवती होती चली गई और वो कहीं ना कहीं अंतर करती गई। और हम लोग वहाँ से प्रतापगढ़ से इलाहाबाद पढ़ने के लिए आए। पिताजी ने यहाँ कहा था, क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है इलाहाबाद, तो उस जमाने में तो बहुत ही ज्यादा मतलब नाम गिराम था। तो इसलिए और किसी शहर में न जाके इलाहाबाद आने की सोची गई और यहाँ से मैंने प्रारंभिक अपनी पढ़ाई शुरू की। और छठी सातवीं में आने के बाद से ही, जैसा कि इस शहर इलाहाबाद जो आज प्रयागराज हो गया है, यहाँ पे साहित्यिक अभिरुचि के जो लोग थे, जितने बड़े बड़े साहित्यकार का यहाँ पे जन्म हुआ है, जिनकी कर्मस्थली रही, तो उन सब का प्रभाव ऐसा पड़ता चला गया कि मैं मतलब बिल्कुल, क्योंकि मेरे परिपाटी में, मेरे खानदान में, मेरे कभी किसी पीढ़ी में इस तरह की न साहित्यिक अभिरुचि में कोई रहा है, न कोई कला के क्षेत्र में रहा है, लेकिन मैंने अपनी मतलब सोच को लेकर ये तय कर लिया था कि मुझे कुछ इसी तरह की गतिविधि में शामिल होना है। तो इलाहाबाद में आने के बाद साहित्यिक गतिविधियां शुरू हो गई, कहानी का लिखना शुरू हो गया, बड़े बड़े साहित्यकारों से मिलना, उनका साक्षात्कार करना, विचार विविधा करके हमारी एक संस्था थी जिसमें जितने
नवागत लोग होते थे, नवोदित लोग होते थे, उनकी कहानियों को लेकर चर्चा करना, किसी बड़े वरिष्ठ साहित्यकार को ले आना, उनसे टीका टिप्पणी एक समीक्षा करवाना, इस तरह की एक हलचल सी जीवन में शुरू हो गई थी और लोगों से एक तरह का तादाद स्थापित करना शुरू हो गया था। तो उन सब चीजों ने एक अलग ही प्रारूप बना लिया और फिर रंगमंच का इलाहाबाद में बहुत वो जमाना बहुत ही अलग था। इतनी बड़े बड़े लोग थे, बीके मालवीय जी, 3A's का प्रयाग रंगमंच, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी और बड़े मतलब अच्छे अच्छे नाटक हुआ करते थे। तो कई उसी साथी संघातियों के मार्फत कभी नाटक देखने का सौभाग्य मिला। तो उस जब मंचन देखा किसी नाटक का तो उसने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा असर किया, क्योंकि मंच पर मैं बचपन से रहा हूँ, लेकिन वही कॉलेज स्कूल के दरमियान जो भी एकांकी 1 एक्ट प्लेस वगैरह हुआ करते थे तो वो सब करता रहता था। लेकिन प्रोफेशनल थिएटर या इस तरह एमेच्योर थिएटर या इस तरह का एक गंभीर रंगमंच करने की जो प्रवृत्ति यहाँ देखी मैंने लोगों में, इलाहाबाद में आके मैं भी सयाना हो रहा था तो मैंने फिर उसमें भागीदारी अपनी शुरू कर दी नाटकों के साथ। कई यहाँ ग्रुप थे और उनके साथ एक एक छोटे छोटे नाटक से शुरुआत की और फिर ये ठान लिया कि अब नाटक ही करना है। जबकि हमारा परिवार पूरा ब्यूरोक्रेटिक फैमिली रही है, मेरे फादर उस जमाने के DIG थे, मेरा ब्रदर IAS है। तो मतलब इस तरह के लोगों के बीच में जब वो भी हमसे ये उम्मीद कर रहे थे कि IAS नहीं तो PCS हो जाएगा या कहीं कोई ऐसी नौकरी में शामिल होगा, लेकिन मैंने एक धाराघात तक किया कि नहीं मैं तो जाऊंगा और मैं कुछ कला के क्षेत्र में ही करना चाहूंगा। तो कुछ लोगों के मार्फत पता चला कि कुछ एकेडमियां हैं यहाँ पे, मतलब विधिवत जहाँ नाट्य कला में शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनके मार्फत मैं लखनऊ पहुंच गया और लखनऊ में आने के बाद जब पता चला कि हम मतलब एक जनपदी एक शहर की जो एमेच्योर थिएटर कर रहे थे और जहां हम एक ऐसे विद्यालय में आ गए, नाट्य विद्यालय में, जहाँ की एक प्रोफेशनल थिएटर की पूरी परिपाटी है और जहाँ उस तरह के क्रीम मतलब एक्सपर्ट हैं आपके सामने, तो वो एक नया विजन, एक नई दुनिया मिली तो जिसने मेरा पूरा चक्षु खोल दिया कि नहीं मतलब अब ये तो बहुत ही बृहद है, रंगमंच कोई ऐसा छोटा मोटा वो नहीं है। तो इसकी जानकारियां, इसके बारे में पूरा ज्ञान लेना, तो वो एक सिलसिला चलता गया। यहाँ 2 साल ने मेरे पूरे जीवन को बिल्कुल बदल दिया और फिर जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद मैंने अपने आप को उस तरह का ही मतलब उस तरह का रुख अख्तियार किया कि नहीं अब इसी क्षेत्र में कुछ करना है। और लेखन का जहां तक सवाल है, लेखन मैं बचपन से करता रहा हूँ तो वो एक रुझान बना रहा, चाव हमेशा बनी रही लिखने की। तो बचपन में ऐसे छुटपुट लिखा करता था, फिर जैसे जैसे सयाना होता गया तो चाव बढ़ती गई, कुछ नया लिखने की आदत ने मुझे नाटक में ज्यादा शुमार कर दिया, नाटक लिखता गया। कहानी कविता से शुरुआत की थी वो पीछे छूट गया और फिर लखनऊ से, जैसा आपने कहा, तो लखनऊ से दिल्ली आ गया क्योंकि अब ट्रेनिंग के बाद वापस शहर में आना और शहर में उस तरह की कोई, उन दिनों जब मैं बात कर रहा हूँ 84, 83, 82 की, तो वो सिलसिले थोड़ा थोड़ा कम हो रहे थे, लोगों का प्रतिभा पलायन जैसे हर शहर का होता है। तो वो और हमारे इलाहाबाद की बहुत बड़ी मतलब ये एक दुर्भाग्य रहा है कि प्रतिभा पलायन बहुत ज्यादा हुआ है हर क्षेत्र में, मतलब लोग यहाँ से निकलते चले गए। तो हम भी वापस न लौट के इलाहाबाद दिल्ली आ गए और दिल्ली में आते ही मैं श्री राम सेंटर, एक बहुत बड़ा श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट का एक वो है जहाँ पे रिपेट्री चला करती थी, जहाँ एक्टर्स मतलब पेड हुआ करते थे जिनको मासिक वेतन मिलता था और वहाँ बड़े बड़े नामी गिरामी नाट्य निर्देशक आया करते थे और वो नाटक तैयार करते थे। फिर उस नाटक का मंचन हम वर्ल्ड वाइड किया करते थे, देश विदेश में घूम घूम के नाटक किया करते थे। तो बतौर अभिनेता मैं वहाँ भर्ती हुआ और वो उस जमाने में मतलब 750 रुपए के वेतनमान पे मेरी भर्ती हुई थी और वहां से काम करना शुरू किया और 2-3-4 साल करने के बाद मैं मतलब जिस तरह से मतलब नाटक में अपनी मेहनत और अपने रुझान को लेकर चल रहा था तो वो सब पे असर करता था, लोग उस तरह की प्रतिभा का आकलन करते थे और बाद में उसी जगह पे मुझे उसी रिपेट्री चीफ बनाया गया, रंगमंडल प्रमुख बनाया गया। तो मेरे अंडर एक्टर हुआ करते थे, उनको लेकर मैं देश विदेश में मंचन के लिए जाया करता था। तो इस तरह से अनुभव के सिलसिले बढ़ते चले गए
और नाटक लिखना वहीं पे काफी बड़े बड़े नाटक लिखने शुरू कर दिए। बाबा कारण जैसे लोगों ने मेरे नाटक को डायरेक्ट किया, बाबूजी जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और तो ऐसे तमाम नाटक होते चले गए। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब मैं उस पीरियड को याद करता हूँ तो दिल्ली थिएटर, जैसे दिल्ली रंगमंच की बात करूँ तो 1986 टू 91-92 तक का जो दिल्ली रंगमंच था, या हम पूरे हिंदी प्रदेश में जहां भी हिंदी रंगमंच हुआ करता है, ये पीरियड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब क्रांतिकारी काम हुआ है इस पीरियड में। 80s और 90s की बात अगर हम करें ना तो बहुत ज्यादा, बहुत ही, और जितने भी रिनाउंड डायरेक्टर हुए हैं, जितने नई नाट्य आलेख आए हैं इस पीरियड में, सारे मतलब वो एक गहमा गहमी थी, एक गतिविधि बनी हुई थी। तो वो धीरे धीरे 92-93 तक आते आते वो सिलसिले भी टूटने लगे। और जिसका सबसे बड़ा मतलब एक दुर्भाग्य कहें कि टेलीविजन उस तरह से आ गया था, फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया था, रेडियो पीछे छूट गया था, वरना रेडियो भी एक मार्फत हुआ करता था लोगों के लिए। तो और दिल्ली थिएटर में सबसे बड़ा मतलब जो एक होता है, जैसे एक बंदरगाह पे कोई जहाज आए और उस पे सब सारे मजदूरों को बिठा के लेके चला जाए और बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल अस्थायी हो जाएं, तो वैसे ही दिल्ली में हुआ था। बैंडिट क्वीन पिक्चर बनने आई थी, शेखर कपूर वहां आए और उन्होंने ठाना था कि रंगमंच के ही लोगों को, थिएटर वालों को ही लेंगे। तो उसमें जितने भी क्रीम एक्टर्स थे तो सारे मंडी हाउस, जो वहाँ का इलाका है जहाँ पे ये सारी गतिविधि हुआ करती, मंडी हाउस बिल्कुल मतलब एक सूनेपन में चला गया। और फिर नए लोग आए, जैसा कि रंगमंच में होता है, एक पीढ़ी जाती है तो नई पीढ़ी आती है, तो सिलसिले बने रहे। तो उसी दरमियान कारण जी जो मेरे गुरु रहे हैं, मतलब मेरे प्राथमिक गुरु जो बीएनए में रहे, वो प्रोफेसर पद्मश्री राज बिसारिया जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ हासिल किया। फिर बाद में मेरा सानिध्य बाबा कारण जी से हुआ। बाबा कारण जी मुझे बेंगलोर लेकर चले गए और उन दिनों यही थिएटर में सिलसिले उस तरह कम हो रहे थे, मतलब चीजें उस तरह से नहीं, मतलब या तो आप नौकरी करें, रिपेट्री वगैरह में करें, फ्रीलांसिंग में उस तरह का पैसा नहीं हुआ करता। तो वो मालगुड़ी डेज सीरियल बन रहा था और काफी दिन तक चल रहा था। तो शंकर नाग जो उसके डायरेक्टर थे, उनके देहांत के बाद अनंत नाग ने उसका काम संभाला था। उसी दरमियान कारण जी मुझे लेकर बेंगलोर गए थे और मैं वहां पे सीरियल में कुछ छुटपुट राइटिंग वगैरह शुरू किया और वहां से फिर मीडिया का काम एक तरह से चलने लगा। तो गोरूर रामास्वामी आयंगर एक बहुत बड़े रिनाउंड राइटर हैं, उनपे एक सीरियल बन रहा था। और उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, अपने पीएम थे, तो उनका एक नॉवेल था तमिल में, तेलुगु में, वेई पटगलू, उस पे एक सीरियल बन रहा था। तो उसकी राइटिंग का पूरा फिर जिम्मा मुझे मिला और उसी मार्फत में कम से कम 5 साल तक साउथ में रहा, जिसने मीडिया की मुझे पूरी जानकारी दी। तो वहाँ एक बहुत 9 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर थे टीएस नागाभरणा, जो आज भी हैं। तो उनके सानिध्य में मैं उनका एसोसिएट रहा और उनके साथ बखूबी बहुत काम किए, बहुत से सीरियल किए, कई फिल्में की। तो लोग चाहते थे कि मैं साउथ में ही रह जाऊं, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है, जो अपनी भाषा का प्रस्फुटन है, जो उसका उद्गार है, वो वहाँ उतना नहीं हो पाता था। आप इंग्लिश में बात करते हैं या छोट हिंदी में टुकड़े टुकड़े में बात होती है, क्योंकि वो लोग उस तरह फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते। तो वो चाहते थे कि मैं वहीं की कोई भाषा सीख लूं, चाहे कन्नड़ सीख लूं, तेलुगु, तमिल, कुछ भी सीख लूं। लेकिन सीखना एक अलग बात होती है और अपनी भाषा में, अपनी बोली में बात करना, वो इजहार जो आपका एक पूरा होता है, वो नहीं हो पा रहा था। तो कोई घुटन तो थी। तो फिर एक मतलब एक उस पे आके लगा कि नहीं, अपनी भाषा में चलना चाहिए। तो वहां से फिर मैं मुंबई आ गया और फिर मीडिया का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये एक संक्षिप्त विवरण था मेरे मतलब प्रतापगढ़ से निकल के इलाहाबाद आने का, फिर वहां से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर, साउथ मतलब हैदराबाद, फिर वहां से मुंबई। तो काफी स्ट्रगल किया आपने और मुझे लगता है कि प्रयाग रंगमंच के बहुत सारी विभूतियां आज संघर्ष भी कर रही हैं, कुछ इस्टेब्लिश भी हैं, चाहे वो फिल्म दुनिया में हो, चाहे एक्टिंग की दुनिया में हो। अभी आप चर्चा कर रहे थे लेखन से संबंधित जो आपने लिखे हैं,
तो मैंने जो अभी पढ़ा है आपके बारे में, तो आपने ऐतिहासिक नाटकों पर भी काम किया है। मैं ये जानना चाह रही थी कि संवाद लेखन के समय क्या कॉन्सेप्ट रहता है आपका लिखते समय, क्या मतलब जो लेखनी को जो आप आयाम देते हैं, तो उस समय क्या कॉन्सेप्ट लेकर शुरू करते नहीं, हैं? मैंने मतलब मेरे नाटकों को शुरुआती जी दौर में मैं मिथ को लेकर बहुत उलझा रहता था, जी क्योंकि बचपन से मैं मिथ पढ़ता रहा हूँ। मेरे यहाँ अच्छी खासी किताबें हुआ करती थी, पिताजी का बहुत बड़ा जखीरा था किताबों का, जी लाइब्रेरी थी, तो मैं उन्हें उलटता पलटता रहता था और उनसे मैं जूझता था कि ऐसा क्यों हो गया। कई सवाल मत्ते रहते थे मुझे, तो उनका कोई उत्तर किसी के पास होता नहीं था, तो मुझे ही ढूंढना होता था। तो मैं वो जैसे जैसे सयाना होता गया, तो उनके सवाल और जवाब ने मत्ते हुए मुझे कई ऐसे नाटक, महारथी जैसे कर्ण के सवाल थे कि कर्ण के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो इतना वीर योद्धा था, तो उसके साथ मतलब उसके प्रतिभा का उस तरह का आकलन क्यों नहीं किया गया, मतलब जात वर्ण की बातें क्यों की गई। हाँ, तो इस तरह से कुंती के बारे में, कुंती के सवाल थे मेरे पास। ऐसे घटोत्कच को लेकर मंथन नाटक लिखा था मैंने, हिडिंबा और घटोत्कच को लेकर, कि मतलब एक बड़े परिवार, राज परिवार का आदमी आता है और अपनी सहूलियत के लिए, अपने आप के बचाव के लिए भीम हिडिंबा से, मतलब एक जनजाति का साथ पाने के लिए, अपने वर्चस्व की रक्षा करने के लिए आप जनजाति का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो उस जमाने में हुआ था आज भी वही हो रहा है। तो मतलब उन पुराने मिथ की प्रसंगों को आज के समसामयिक वातावरण में, समसामयिक संदर्भों में जोड़कर देखने की ये प्रवृत्ति मेरी शुरू हुई थी। तो मैंने काफी इस तरह के नाटक, पांचाली की, आज की पांचाली, उस समय द्रौपदी थी, आज की नारी के क्या सवाल आते, तो ये इस तरह से जूझते जूझते मतलब इन्हीं सवाल जवाब में ये नाटक लिखे जाते गए और इनकी प्रशंसा होती गई लोगों में। तो फिर बाद में क्योंकि मैं मिथ पे ज्यादा काम करने लगा, तो नेमीचंद जैन जी आज जो नहीं है स्वर्गीय, वो बहुत बड़े समीक्षक थे थिएटर के और वैसे भी रिनाउंड राइटर थे। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं, अब तुम मतलब एक स्वतंत्र लेखक हो, तो मिथ पे इतना काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपने नए विषय पे काम करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने फिर धीरे धीरे अपने आप को वहां से हटाया। तो जहां तक संवाद की बात है, तो संवाद बिल्कुल वही सोचते, मतलब किस पृष्ठभूमि का आपका चरित्र है, वो किन संदर्भों में अपनी बात रख रहा है, उस समय की क्या भाषा है, किस शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए। और ज्यादातर मैं हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आज के लोग उससे जुड़ सके। बहुत ज्यादा जयशंकर प्रसाद बन के भी जयशंकर प्रसाद के भाषा का ही दुरूह रहा है कि लोग आज भी उनको उस तरह से नहीं ले पाते, वहाँ मुश्किल हो जाती समझने में और प्रस्तुत करने में। तो लेकिन वो भाषाई सौंदर्य उनका अपना है, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहा है कि आप वो बात करें, वो संवाद बुलवाएं अपने पात्रों से जो लोगों की समझ में आए, तो सीधे उनके दिल तक जाए और बात को गंभीरता से समझ सके। बनस्पत की वो उलझे रहें कि आप अपने किन शब्दों का वो फिर शब्दावली ढूंढें, डिक्शनरी में जाके ढूंढें या किसी से दरियाफ्त करें कि क्या इसका अर्थ क्या है, तो वो उस समय फिर वो बात वहां तक नहीं पहुंचेगी जो आप संप्रेषण चाहते हैं कि सीधे सीधे दिल से दिल तक बात जाए। तो मैं उन्हीं अर्थों के, उन्हीं शब्दों के, उन्हीं भाषाई शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। तो और लेकिन वो चरित्र के अनुरूप होते हैं, चरित्र के अकॉर्डिंग, सारे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भाषा इस्तेमाल करता हूँ। और ज्यादातर मेरी कोशिश, क्योंकि मैं गवई, जैसे पहले ही बता दिया, गवई गाँव का माहौल लेकर चला हूँ, लोक का मेरे पे असर है, लोक तत्वों का मुझ पे असर है, तो मैं बोलियों से बहुत प्रभावित हूँ। अपनी बोली को मैं नहीं चाहता कि, लेकिन क्योंकि दुर्भाग्य है कि अपनी बोलियां खत्म हो रही हैं, आज हमारी जो देशज शब्द है वो खत्म हो रहे हैं, तो मैं उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो जिंदा रहें, कहीं तो जिंदा रहें, आपके मार्फत जिंदा रहें, आपकी कृति के माध्यम से जिंदा रहें। तो मैं उन देशज शब्दों को टटोलता हूँ, ढूंढता हूँ, अपनी बोली को जिंदा रखने की कोशिश में लगा। बिल्कुल। दिवांशु जी, एक प्रश्न प्रयागराज से निर्देशिका सुषमा शर्मा ने किया है, आपके नाट्य लेखन में आपके अंदर का अभिनेता और निर्देशक कहाँ तक सहायक होता है? सुषमा जी नमस्कार, मैं जानता हूँ सुषमा जी को, एक अच्छी निर्देशिका और अभिनेत्री है, हमारे शहर की एक उपलब्धि है। तो सुषमा जी, आपके सवाल में जो बात है कि क्योंकि अब मुझे अनुभव है अपने अभिनेता का
अपने निर्देशक का, तो वो कहीं ना कहीं उसका पूरा एक इस्तेमाल तो होता ही है। मतलब मतलब आप थोड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं कि ये चीज, एक लेखक जिसको रंगमंची व्याकरण नहीं पता है, वो अपने प्रवाह में बह जाएगा, वो और कुछ अनर्गल प्रलाप में चला जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि बतौर अभिनेता मैं पढ़ता हूँ, मैं बार बार उसके पूरे संवाद को अपनी अदायगी के साथ पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ कॉमा होना चाहिए, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, यहाँ ये शब्द अर्थहीन है तो ये इसको काट देना चाहिए। तो मुझे उसका प्रिविलेज तो है, इसलिए वो मेरी लेखनी में काम आता है। बतौर अभिनेता जो अनुभव मेरा है और बतौर निर्देशक मेरा जो अनुभव है, वो मेरी कृतियों में भरपूर इस्तेमाल होता है। और उसकी वजह से मैं एक सजग, एक उस तरह से रहता हूँ कि कोई चीज अनर्गल ना होने पाए। और दूसरे तमाम नाटककार जिनका अनुभव रंगमंच से सीधा सीधा नहीं है, तो शायद अपनी व्याकरण के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन मैं अपनी इन अनुभवों के तहत अपनी कृतियों को लिखता हूँ, अपने नाटकों को लिखता हूँ, तो मुझे पूरा उसका साथ मिलता है और वो समझ मेरे बिल्कुल काम आती है। मतलब मैं उसका भरपूर उपयोग करता हूँ और वो असर करती है। और इसलिए जब कोई दूसरे अभिनेता के पास मेरा कोई भी लेखन जाता है, तो वो यही कहते हैं कि नहीं, एक बार में याद हो जाता है, या इसको प्रभावशाली बोलने में मुझे मजा आता है। तो ये सुनने को मिलता है, तो लगता है कि बतौर अभिनेता मैंने सोचा, समझा, वो शब्दकोश मैंने उस तरह से प्रभावित किए, तभी तो उन तक पहुंची बात और वो बड़ी सजीवता से बोल पा रहे हैं। तो उसका प्रिविलेज है, उसका फायदा तो मुझे मिलता है। मीना विभो जी मुझे जानकारी दे रही है कि विभो जी का पूरा परिवार साहित्य से भरपूर है। थैंक यू मीना जी, आप मुझसे जुड़ी। और एक प्रयागराज से धीरज अग्रवाल का वो है प्रश्न है, दिवांशु जी, जब आपके लिखे साहित्य की कोई प्रस्तुति होती है तो उससे आपको कैसा फील होता है? अच्छा ही फील होगा जी। नहीं, बहुत एक पर्सनल शेयरिंग है कि जी अच्छा तो होता है, रिहर्सल तक बहुत अच्छा लगता है और प्रस्तुति जब हो रही होती तो अच्छा होता है, लेकिन जब नाटक खत्म होने पे आता है ना, तो मैं कहीं दूर भाग जाता हूँ। मैं फिर प्रेक्षागृह से निकल के बाहर चला जाता हूँ, कहीं दूर दराज में, फिर उस शाम किसी से मिलता नहीं हूँ। तो मुझे कुछ रिक्तता सी महसूस होती है, कुछ निकल गया, कुछ खत्म सा हो रहा है। जैसे कि वही चीज, वो फीलिंग मैं जोड़ पाता हूँ जब मैं विदाई देखता हूँ किसी बहन की, किसी लड़की की विदाई ना। हाँ, तो मैं वो विदा के उस पल को भी नहीं आंखों से देख पाता, मैं निकल जाता हूँ। घर परिवार में भी शादी होती तो विदाई में नहीं देख पाता। तो वही भावना मेरे अपने नाटकों के साथ होती है। जब नाटक खत्म होने पे आता है तो मैं वहां से प्रेक्षागृह से निकल के दूर चला जाता हूँ। तो मैं उस मतलब संवेदना को उस समय नहीं समेट पाता हूँ। तो वो मेरी कमजोरी कहीं। विभांशु जी, एक प्रश्न प्रयागराज से ही हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी अनिरंजन भौमिक दादा पूछ रहे हैं, आज के हालातों पर आधारित क्या किसी नवीन कृति की रचना आपके द्वारा रचने की प्रक्रिया में है? देखिए, ये लॉकडाउन ने, मतलब पिछला वाला तो नया नया था, तो बड़ी सजीवता थी, जीवंतता उस तरह की बनी हुई थी, उन लम्हों को हमने भरपूर जिया था घर में रह के। इस वाले जो सेकंड वेव जिसको कहा जा रहा है, इसने बहुत तोड़ा है, मनोबल तोड़ा है। और हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे जिनका देहांत हुआ है इस दरमियान। तो जब मतलब कोशिश लिखने की रही है, क्योंकि मैं तो रेगुलर लिखने वाला आदमी हूँ, तो लिखता तो रहता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा मन विक्षुब्ध रहा है। तो मतलब वो बानगी नहीं रही है जो होनी चाहिए थी। लेकिन कई सिलसिले शुरू हुए हैं, कई जो नाटक, मतलब एक तरसत जिया हमार कंप्लीट हो चुका है, जो अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ, फिर से दोबारा नहीं लगता, तो शायद उसका मंचन भी हो जाता। तो एक दो और नाटक हैं जो लिखे गए हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अब अज्ञे जी के शब्दों में एक बात है कि दुख ना आपको मांझता है। तो अब मतलब दुख में हम कितना, मतलब अपने आप को, अब ठीक है, कई चीजें ऐसी हुई हैं जिनका मतलब हमें बहुत तकलीफ है, बहुत करीबी लोग हमारे बीच से गुजर के गए, तो लेकिन अब कब तक, कहते हैं ना कि कब तक आप मतलब उसी सिलसिलों में रहेंगे, क्योंकि हमें आशावान होना है, हमें और लोगों को भी तो अपनी उम्मीद बतानी है ना, उनको भी तो सजग करना है, उनको भी तो हौसले देने हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, अभी नई पीढ़ियां आ रही हैं।
तो अपना काम, अपने कर्म को उस तरह से लेकर चला हूँ। तो जैसा कहा मैंने कि दुख आपको मांझता है, तो अब दुख के मार्फत हम अपने आप की कलई को साफ कर रहे हैं, कि जो कलई लग गई थी इधर बीच, पैसे की, अपने अस्तित्व की, अपने बोलपन की, अपने हिरार्की की, अपने मतलब प्रशंसा की, जो भी नाम आप दें, तो वो कलई अब मतलब दुख ने मांझा है, तो वो कलई सबकी निकल रही है। एक तरह से उसको सकारात्मक लेकर हमें आगे बढ़ना है। और तो है धीरज जी का एक प्रश्न है, प्रस्तुतियों में निर्देश से कोई मतभेद या आपका वैचारिक इनपुट कोई होता है? देखिए, मैं थिएटर का, हार्डकोर थिएटर का आदमी हूँ, तो मैं किसी डिस्प्यूट में कभी जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी निर्देशक को दे देता हूँ अपनी कृति, तो मैं सोचता हूँ कि अब मैंने अपने बच्चे को दे दिया है, एडॉप्ट कर लिया है किसी ने, अब वो परवरिश अपने हिसाब से करेगा। मैंने डायरेक्टोरियल्स में क्या लिखे हैं, मैंने क्या इंगित किया है, मेरे क्या संकेत हैं, अगर वो उन तक पहुंच पाते हैं तो ठीक है, या उससे इतर भी जाते हैं तो मेरे लिए और अच्छा। और वो उनसे इतर जाके कोई काम करते हैं, क्योंकि मेरा दिशा निर्देश या मेरा इंगित किया गया कोई निर्देश की पे ही अगर वो टिक गए तो फिर मजा नहीं है। वो उससे इतर लेके जाते हैं मेरी कृति को, उससे अपने कुछ अपने डायरेक्टोरियस लेकर आते हैं, अपने कुछ मतलब संकेत लेकर आते हैं, तो ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद है, वो ज्यादा एक कृति के लिए ज्यादा लाभवान करने की बात है। बिल्कुल। विभांशु जी, आपके शायद सीरियल में शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने टीवी सीरियल में काम किया, वो बता रहे हमें, तो इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। और सुषमा जी ने एक और प्रश्न किया है, आज की युवा पीढ़ी के साथ जब आप रंगमंच में काम करते हैं तो खुद को कैसे जो है अपडेट करते हैं? देखिए, हम लोग जिस जमाने से हैं वो जमाना बहुत पुराना भी नहीं है, लेकिन जो सरोकार, जो जुनून उस दरमियान था, मैं और शहर की बात ना करूं, अपने ही शहर इलाहाबाद की बात करूं, तो जो प्रतिबद्धता उस जमाने में थी, जिस जमाने में हम लोग निकले थे, कि मतलब और जो जिस तरह का संस्कार था, तो गुरु शिष्य परंपरा की बात ना करें तो भी जो एक अदब लिहाज था, और सबसे बड़ी बात कि जैसे अब भी मैं शहर अपने जाता हूँ तो मुझे वो सब नहीं दिखता है कि जैसे पहले किसी के नाटक को देखने के लिए सारे लोग आते थे, जितने रंगकर्मी, और मुंह पे ही जिसको जो टीका टिप्पणी करनी होती तो वो मुंह पे करते थे और सुना जाता था, अच्छा ले लिया जाता था, बुरा बुला दिया जाता था, लेकिन लोग उससे सजग थे। और आज जब मैं जाता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि लोकल लोग दूसरे को नाटक देखने नहीं आते या उनके किसी गतिविधि में शामिल नहीं होते, सबने अपने अपनी दुकानें सजा रखी हैं और सबको इस बात का गुमान है, घमंड है कि मैं सबसे अव्वल हूँ। तो जो सिलसिले उस जमाने में थे कि जैसे कि मैंने कोई नाटक लिखा, तो मुझे याद है महारथी जब मैंने पहली बार पहला ड्राफ्ट लिखा था, तो मैंने यही अनिल रंजन भाविक दादाजी को बुला के और भी तमाम कई लोगों को अपने यही पार्क में, चंद्रशेखर आजाद पार्क के मूर्ति के नीचे बैठ के मैंने उसका पाठ किया था कि लोगों की प्रतिक्रियाएं मिले, लोगों की मतलब मुझे कुछ हासिल हो, कुछ उसका नया ड्राफ्ट करना है तो जो कमतरी है उसको मैं दूर कर सकूं। तो वो चीजें अभी नई पीढ़ी में, या और नई पीढ़ी में सबसे बड़ी जो बुरी बात है कि रातों रात स्टार बनने की ना, रातों रात कामयाब होने की जो एक भावना है, तो रातों रात कोई हुनर तो कहाँ से पैदा हो सकता है, रातों रात कोई हुनर नहीं। तो जो लोगों ने इतनी तपस्या की है, मतलब कहते हैं लोगों ने 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल बाद जाके, मतलब चाहे संगीत में कहें, चाहे नृत्य में कहें, चाहे रंगमंच में कहें, तब जाके लोगों को वो मुकाम मिला है। 35-35 साल तक लोगों ने काम किया है, तपस्या की है, साधना की है, तो क्या मतलब उनकी तपस्या, वो साधना किस मायने में जाएगी? जो आज सोचते हैं कि रातों रात हम स्टार बने, एक नाटक करने के बाद आप कह रहे हैं नहीं बहुत बड़े अभिनेता हो गए, एक राइटर बहुत बड़े हो गए एक नाटक लिखने के बाद, तो ये जो भावना है, मतलब वो कहीं मुझे, लेकिन कुछ जैसे टेक्निक आगे बढ़ी है, तो टेक्निक को लेकर नई पीढ़ी एक नए उससे आ रही है, कुछ मतलब नई संभावनाएं भी दिखती हैं, लेकिन जो सरोकार, जो प्रतिबद्धता, जो जुनून मतलब उस पुरानी पीढ़ी में या हम लोगों की अपनी पीढ़ी में दिखाई देता है, तो उसमें थोड़ी कमतरी है। इसलिए लेकिन
तालमेल बिठाना पड़ता है, क्योंकि मैं तमाम फैकल्टी में हूँ, तमाम जितने ड्रामा स्कूल हैं वहाँ विजिटिंग फैकल्टी में हूँ, तो आज की नई पीढ़ी से मेरा सरोकार तो रहता है, तो लेकिन मैं वही चाहता हूँ कि उनमें भी वो जुनून, वो प्रतिबद्धता पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। विभांशु जी, एक प्रश्न अनिमेश दास जी कर रहे हैं, रंगकर्म व अनुदान पर अपनी टिप्पणी दीजिए। एक प्रश्न और भी है इसके साथ, क्या रंगमंच खत्म हो रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है। ये अनुदान वाला मामला जो है ना, ये पिछले कई सालों से अनुदान ने खासकर हिंदी रंगमंच को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो जिसमें संस्थाएं तो अनुदान लेने के लिए बन गई, लेकिन उनकी निरंतरता नहीं रही। उन्होंने नाटक को मतलब उस अनुदान के तहत ही बस मंचित करके, लेकिन उनका उस तरह का सरोकार या उस तरह का की निरंतरता नहीं रही। रंगमंच के प्रति वो प्रतिबद्धता उनकी नहीं नजर आती है। इसलिए तमाम लोग आए, लेकिन उस तरह से जो गहमागहमी होनी चाहिए, अगर सरकार से आपको एक तरह के का सहायतार्थ कुछ मिल रहा है, कोई राशि आपको मिल रही है, तो वो तो और मतलब आप में और जुनून पैदा करना चाहिए, और आप में मतलब हमने तो उस जमाने में मतलब वो जरूरी नहीं कि आज आप भी उसी तरह की भुखमरी में जाके काम करें, लेकिन हमें याद है हम सिविल लाइंस की दुकानों में साइकिल लेके 8-8 आने 1-1 रुपए कबीरा खड़ा बाजार कर रहे थे अमरीश संघ से ना, यही इलाहाबाद में अपना कबीरा खड़ा बाजार के मंचन के लिए हम लोगों ने 2-2 रुपए इकट्ठे किए थे दुकानों में जाके। अंकुर संस्था थी जिसके लिए ये नाटक हो रहा था, कबीरा खड़ा बाजार। तो वो और सब हम कलाकार थे, कोई ऐसा नहीं कि हमारे लिए मतलब किसी तरह की उस तरह की प्रतिबद्धता थी या कोई इस तरह का मतलब जो हम पे दबिश थी, कोई बंदिश थी कि नहीं आपको कलेक्शन करना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमें एक नाटक की सृजनात्मकता के साथ, रचनात्मकता के साथ हमें उसके आर्थिक पक्ष को भी देखना था, और हम उस समय कोई सहायतार्थ, कोई ना कोई एजेंसी थी ना कोई सरकार थी, लेकिन हमें अपनी सहूलत से चीजें करनी थी। आज लेकिन जब इतनी सुविधाएं बन गई तो उस तरह से देखें तो उस तरह का मुकाम हमारे रंगमंच का नहीं रहा। मतलब सहायताएं बहुत मिल रही हैं, ग्रांटें बहुत बटी हैं, आप फाइलों में देखेंगे तो कितने करोड़ों रुपए बांटे गए हैं, लेकिन उस करोड़ों का काम कहाँ है? तो उसको देख के फिर थोड़ा सा तकलीफ होती है कि ऐसे में। और एमेच्योर में जो थिएटर बगैर इस तरह की आर्थिक सहायता के लोगों ने जो काम किया है, उनका आप मुकाम देखिए तो, और उनके सिलसिले देखिए, उनका जुनून, उनकी प्रतिबद्धता को आप देखिए तो आपको फर्क नजर आएगा। इसलिए रंगमंच कम हुआ है, स्तरीयता उसकी कम घटी बड़ी होगी, लेकिन रंगमंच कभी खत्म नहीं होगा। जैसा वो कह रहे हैं कि रंगमंच खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन मरेगा तो नहीं। बिल्कुल, रंगमंच कभी मरेगा नहीं। हाँ, अभी चीजें आ रही है, सबको फिर विचार विमर्श करने की जरूरत है कि हमने ग्रांट लेके क्या किया या जिन्होंने ग्रांट नहीं लिया उन्होंने क्या किया, लेकिन अभी हमें एक सम्यक रूप से सबको मिल बैठ के बात को सोचनी चाहिए कि हमें आगे किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से हिंदी रंगमंच के लिए खास तौर पे ऊंचाइयां कैसे हासिल की जाए। तो एक मनन मंथन करने की आवश्यकता तो है। जी, एक असर खान का प्रश्न आ रहा है विभांशु जी, आजकल ऑनलाइन रंगमंच जोर शोर पे है, इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, खाली बैठा हुआ आदमी करेगा क्या? कोई तो गतिविधि होनी चाहिए ना। घर बैठे हमें भी उलझन होती है तो हम भी सोचते हैं चलो ऑनलाइन कुछ बात कर ली जाए या ऑनलाइन कोई क्लास कर ली जाए। तो मतलब वो मतलब उसको मंच के मंचन से उसको जोड़ के देखने की कोशिश मत कीजिए। वो एक दरमियानी बात है, आज इस दरमियान हो रही है, एक सिलसिला है इस पीरियड के लिए, तो उसकी एक गतिविधि बनी हुई है तो ठीक है, वो ठीक है, उसमें किसी को जी विभांशु जी, मेरा अब एक प्रश्न है कि आप थिएटर से टीवी और टीवी से फिल्मों में भी काफी आपने काम किया है, तो जहाँ जो थिएटर है कहीं न कहीं थिएटर तो एक लाइव शो है, दोबारा वहाँ रीटेक की संभावना नहीं है ये, और जो टीवी में जहाँ आप गए तो उन दोनों के बीच रंगमंच और फिर फिल्मी जो आपका जो कैमरा है, सिर्फ वहाँ कैमरे का ही काम है, उनके बीच का जो अंतर है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अंतर तो बहुत है जी। एक मंच में एक दर्शक अपनी आंखों से देखता है, त्वरित उसकी प्रतिक्रिया आती है। जी। मीडिया में कैमरा अपनी आंखों से देखता है, वो रिकॉर्ड होता है, उसको आप फेरबदल कर सकते हैं, जैसा आपने कहा कट करके फिर से
रीटेक जी करते हैं, उसमें पूरी बिल्कुल सहूलियत है। लेकिन मंच पे एक बार जो हो गया वो हो गया। मंच पे आप ग्रो करते हैं, कहते हैं ना कि तीसरे शो में बहुत अच्छा हुआ था, चौथा शो ऐसा गया था, पांचवा शो थोड़ा ढीला हो गया, फिर 10वां शो आपका, तो आप निरंतर एक ऊंचाई पे जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ हम कट करते हैं, ये सारी चीज जितनी बार हम कट करके रीटेक करते हैं, हम उतने मैकेनिकल होते चले जाते हैं। हम उतनी चीजें जी बिल्कुल कि 2 कदम बिल्कुल चलना है, बिल्कुल वहां रुकना है, वहां से टर्न लेना है, यहाँ पे क्लोज जाना है, यहाँ वाइड पे जाना है। तो एक टेक्नोलॉजी आपकी जो है, टेक्निक्स आपको आपकी परफॉर्मेंस को एक अलग मोड़ दे देती है। लेकिन जो आप मजा आपको थिएटर जी का है जी वो जी आपको आप यहाँ हासिल नहीं हो सकता। यहाँ पे जो यह चाहूंगी, आप थिएटर से गए थे तो आप जी जी आप थिएटर से जो टीवी में या फिल्म में जो काम किए तो उसको आपको बहुत लास्ट प्रिय शेयर कीजिए सर, क्योंकि एक थिएटर का आदमी पर्टिकुलर प्लेस पे कैसे हमें अपने एक्सप्रेशन देने हैं, इस सबों का तो आइडिया होता ही है। तो उस दिशा में मैं आपसे बातचीत कर रही थी। देखिए, दोनों टेक्निक अलग हैं। जब हम जी दिल्ली से मीडिया में बेंगलोर गए, कारण जी जब लेकर गए, तो वहां पे ही जी जाके मैंने सही मायने में दिल्ली में रहते हुए भी छोट-मोट काम मीडिया के कर रहा था, जी कोई जी टेलीफिल्म, कोई ऐसी चीजें कर रहा था। लेकिन बिल्कुल गहरे तौर पे मैं वहां जाके और कैमरे के पॉइंट ऑफ से एक एक चीजों को समझना, उन कैमरे के हिसाब से मेकअप कैसे होता है, जी कॉस्ट्यूम के क्या सिलसिले होंगे, बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, तो स्टेज क्राफ्ट का जो सिलसिला था, तो क्योंकि हमने कॉम्प्रहेंसिव कोर्स थिएटर का किया था, तो हमें सबकी जानकारी थी, जिसके मीडिया डिफरेंट हो गया, लेकिन चीजें कहीं काम आ रही हैं। बैकड्रॉप में आपको जो दिख रहा है, तो स्टेज क्राफ्ट कहीं काम आ रहा है, तो वो ब्लैंक चीज ना जाए, वहां पे क्या रख दें, यहाँ पे क्या रख दें। बिल्कुल और कैमरे की जानकारी, लेंसेज कैसे होते हैं, तो ये इसका मतलब ऐसे कोई मैं ज्ञान लेकर नहीं गया था, लेकिन ये ज्ञान जी सीखा, जाना जाना मीडियम का फर्क जाना कि वहां पे मंच पे एक अभिनेता को कितनी एनर्जी देनी है, यहाँ पे एक अभिनय जो कैमरे के अगेंस्ट कर रहा है, यहाँ पे कितनी एनर्जी होनी चाहिए, वहां कितना लाउड हो सकते हैं, यहाँ कितना रियल हो सकते हैं, वहां कितना रियल होना चाहिए, कितना लाउड होना चाहिए। तो ये जो मानक बने, ये जो चीजें ग्रामर सामने आई, तो इसके लिए मैंने वक्त दिया, सीखा, समझा। और जब आप कहते हैं ना, जब आप दूसरी विधा में जाते हैं तो उनकी जी सारी बारीकियां तो आपको जाननी होंगी, तो बिल्कुल मैंने सारा जाना। लेकिन जो यहाँ भी मुझे लोग यही कहते हैं कि मैं थोड़ा सा इल्मी ज्यादा हूँ, फिल्मी कम हूँ। तो जी मैं इसलिए आज भी नाटक लिखता हूँ। मतलब नाटक से मैंने अपने आप को, मीडिया में जाके मैं एकदम बह नहीं गया, क्योंकि मैं नदी तालाब के किनारों से निकल के समुंदर की जगह पे आया हूँ। तो मैं समुंदर में मैंने गोते नहीं खाए, मैं अपने आप को जी ऐसे छोड़ नहीं दिया कि ये कहीं भी बहा के ले जाए और फिर एकदम फेंक दे मुझे। तो मैंने बिल्कुल अपने आप बिल्कुल को थोड़ा विराम रख के अपने आप को रोक के चला हूँ, और उतना ही किया जितने की जरूरत रही है। और मीडिया डिफरेंट है, लेकिन समझना पड़ता है कि भाई बिल्कुल इसकी क्या बारीकियां, उसकी क्या बारीकियां, दोनों का मिलान नहीं जी हो सकता। दोनों जी जी दोनों के अपने ट्रेड्स हैं, दोनों की अपनी उपलब्धिता है। जी। एक प्रश्न अमित जी कर रहे हैं कि सर, रंगमंच में लोग पैसा क्यों नहीं देना चाहते, हिंदी रंगमंच प्रोफेशनल कब बनेगा? ये सवाल मैं पिछले कई दशकों से सुनता जी आ रहा हूँ, जी और हम सब भी इससे जूझ के निकले हैं। और जहाँ तक दूसरे भाषाओं का हम बात करते हैं, बंगाली थिएटर हो, बंगला का थिएटर हो, मराठी थिएटर हो, गुजराती थिएटर हो, तो उनकी एक जमीनी मतलब कोशिशें रही हैं। वो आज उन्होंने ऐसे रातों रात हासिल नहीं कर लिया, वो एक सिलसिला रहा है, एक जमाना गुजरा है, उसकी पूरी उस तरह से कोशिशें की गई हैं, तैयारियां की गई हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई एक प्रोफेशनल थिएटर के बतौर हिंदी रंगमंच में आगे बढ़ा, तो उस पे टीका टिप्पणी कुछ अलग तरीके की कर दी गई कि नहीं, अरे ये तो बहुत ही व्यावसायिक हो रहा है। कभी हम बहुत सीरियस नाटक की तरफ बढ़ गए, तो अरे ये तो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, दर्शकों के समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हमने बिल्कुल कभी उस तरह से कोई तारतम्य बिठाने की कोशिश ही नहीं की। और हर आदमी ने, अब जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदी रंगमंच का है कि हमने हमेशा इसी तरह की कोशिशें की कि इनवाइटीज बुला लिए, फ्री में नाटक करने शुरू कर दिए। उस तरह का एक मतलब जो एक क्रांतिकारी कदम कभी शुरू होना चाहिए था,
वो कदम कभी किसी ने बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की, या उस पर वो कोई टिका नहीं। बड़े बड़े लोग आए हिंदी रंगमंच में भी, कोई ऐसा नहीं, बड़े बड़े निर्देशक, बड़ी बड़ी संस्थाएं आई, लेकिन उनका एक दरमियाने काम रहा, एक पीरियड तक ही वो जी पाए, लेकिन उनका कोई उस तरह का एक सिलसिला नहीं चल पाया। और व्यावसायिकता का जो एक चलन होना चाहिए था, उस तरह की सोच नहीं पैदा की गई। और उसके लिए ऐसे नहीं कि मतलब ये सिर्फ बात हम हर आदमी यही बात करता है, शायद मैं भी उन्हीं लोगों की बातें कही गई दोहरा रहूंगा, मैं भी कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा हुआ कैसे, ये क्यों नहीं हो पाया? तो ये हमें पीछे जाके पड़ताल कर इतिहास में जाके देखना पड़ेगा, किस तरह की चीजें की गई हैं, किस तरह से लोगों ने सिर्फ अपना मतलब साधा है, अपने लिए जिया है, अपने लिए रंग कर्म किया है। लेकिन रंगमंच जैसे कहते हैं एक सामूहिक कला है, तो हिंदी रंगमंच की सामूहिकता के लिए कभी उस तरह का कार्य नहीं किया गया। संस्थागत काम किया गया, व्यक्ति विशेषगत काम किया गया, लेकिन दर्शकों के लिए कि दर्शक कैसे आए, व्यावसायिक कैसे हो रंगमंच, रंगमंच से कैसे कमाई की जाए, एक्टर को, अभिनेता को हम पैसे कैसे दे सकें, कैसे वो आर्थिक संबल पा सके रंगमंच से, ऐसी कोई कवायद किसी ने नहीं की। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने भी नहीं की। और हम लोग क्यों मीडिया में आए? हमारी मजबूरी थी मीडिया में आने। हम अपनी आंखों के सामने, हम न्यू कमर नवोदित लोग थे जिनका अभी अनुभव भी नहीं हुआ था, हम अपनी आंखों के सामने डीटीसी बस में मनोहर सिंह को लाइन लगे हुए खड़ा देखते थे, उत्तरा बावकर को बस की लाइन में खड़ा होते देखते थे, और जिनका 50 साल का अनुभव है, 30 साल का रंगमंच का अनुभव है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतना बड़ा हिंदी रंगमंच का अभिनेता है मनोहर सिंह, वो बस की लाइन में खड़ा है। तो मेरे में भीतर आता था कि मेरी भी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है। सारा क्रियाकर्म करने के बाद वो संघर्ष यही रहने वाला है। जिस आदमी ने पूरा जीवन दे दिया आपको रंगमंच में, वो भी मतलब ऐसे ही फटेहाल स्थितियों में जा रहा है। डीएम शाह डीटीसी बस की बोनट पे बैठ के आते थे मयूर विहार से मंडी हाउस तक। तो ये देख के तकलीफ होती थी कि हम कोई ना ऐसी एजेंसी बना पाए, न कोई ऐसा संसाधन बना पाए। इतने स्कूल खुल गए, इतनी एकेडमियां खुल गई, लेकिन किसी ने इस तरह की कोशिशों में अपने आप का कोई योगदान नहीं दिया, न उस तरह की कोई स्कीम बनाई गई कि जो मतलब आज बताइए ना, हिंदी रंगमंच में कोई एक अभिनेता का नाम लीजिए, तमाम सबके संस्थागत अभिनेता हैं, लेकिन कोई एक ऐसा शुमार नाम बताइए, कोई एक ऐसी अभिनेत्री का नाम बताइए, कोई ऐसे संस्था का नाम बताइए। तो सब अपने अपने खूंटे हैं, सब अपने अपने खूंटे गाड़ रखे हैं, वहीं पे सारी हलचल है। बिल्कुल, इसको समझना होगा। जो अभी आपने बहुत बड़ी बात की, इसको हमें समझना होगा। एक सुषमा जी ने और प्रश्न किया है, कोरोना के बाद रंगमंच कैसा होगा, क्या बदलाव आएंगे, कोई विचार आपका हो? देखिए, कोरोना के बाद बहुत से, क्योंकि आपकी सोच पे, सारे रंगकर्मियों की सोच पे इस बीमारी का असर, तो कथ्य बदलेंगे, कि प्रस्तुतिकरण बदलेगा, नए नए विन्यास पैदा होंगे। अब बहुत ही एक व्यवहारिक ढंग से सोचा जाएगा। अब बहुत ही उस तरह का सिलसिला जो हमने, देखिए हम कहाँ से शुरू हुए थे, हमने शेक्सपियरियन थिएटर से, हमने क्या हुआ, दिक्कत कहाँ से, कोरोना ने तो चलो समझा दिया, कोरोना ने तो बता दिया कि आप वही, जैसे कि मैंने कहा था, कलई खुल रही है ना, जो एक आवरण चढ़ा हुआ था, जो पानी डाला हुआ था, कि मैं बहुत ही, हम ब्रह्मांड का जो एक हमने अपने ऊपर पालिश मारी हुई थी ना, तो उसकी कलई निकली है इस कोरोना में। तो अब पता चल रहा है कि आप अपने संस्कारों से दूर हो गए, आप अपने लोक तत्वों से दूर हो गए, आप शेक्सपियरियन थिएटर करते रहे पूरे जीवन भर, लेकिन आपका भारतीय रंगमंच के कोई तत्व की हिमायत हो पाई? तो अब आज इस कोरोना काल में लोगों की सोच पर बहुत बड़ा असर आया है, लोगों के दिमाग पे बहुत बड़ा असर आया है। तो शायद हम लोग तत्वों की तरफ बढ़ें, अपने संस्कारों की तरफ बढ़ें, अपनी तीज त्योहारों की तरफ बढ़ें, अपने मूलभूत जो आदर्श, अपने भारतीय मूलभूत विषयों की तरफ बढ़ें। हम अनुवाद के नाटक करना शायद बंद कर दें, हम शायद अपनी बोली, अपनी भाषा की कोई बात करें, अपने हिडन हीरोज की बात करें, अपने नायकों की बात करें। तो ये शायद बदलाव आने की संभावना है। तो बदलेगा,
जैसा सिलसिला चल रहा था मुझे नहीं लगता कि उस सिलसिले पे फिर से कायम होगा। बदलाव तो आएगा और बदलाव आना भी चाहिए, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। और अब सोच के तहत, तथ्य के तहत परिवर्तन आएगा तो मुझे लगता है कि एक रंग उत्थान भी आएगा। हिंदी रंगमंच के लिए भी उत्थान का समय संभावित है, ये इसके लिए मैं पूरी तरह से आशावान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित है, जिस तरह से आप बता रहे हैं सबको समझ में आ ही रहा है। एक प्रश्न मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आज रंगकर में जो युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ जैसे हम भी पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों को यही कहते हैं कि सब कुछ के अलावा हम एक बात कहते हैं कि पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इकलौती बात कहूंगा कि कोई भी हुनर रातों रात नहीं पैदा होता है। बिल्कुल, हुनर संघर्ष करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। आप अपने भीतर वो समर्पण पैदा करें। मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों से मैं आशान्वित हूँ, पूरी तरह से आशान्वित हूँ, लेकिन उनसे यही चाहूंगा कि अपने भीतर धैर्य पैदा करें, अपने भीतर एक समर्पण पैदा करें, अपने भीतर एक प्रतिबद्धता पैदा करें, जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए अपना एक जुनून पैदा करें, तभी वो किसी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। विभांशु जी, हाँ, एक प्रश्न मेरा और है कि आपने नाटकों पे, लेखन पे, संवाद बहुत काम किया है। इसके अलावा मैंने देखा था आपका प्रोफाइल, आपने फिल्मों पे भी काम किया, तो कुछ फिल्मों में, जिन फिल्मों में काम किया उसका कुछ अनुभव शेयर करें। देखिए, फिल्में जी, हर मतलब जब मीडिया में आप आते हैं तो अल्टीमेट होता है फिल्म। जी जी। और एक कहावत सी है, मतलब कि जिसको पैसा कमाना हो वो टेलीविजन करे, जी, और जिसको नाम कमाना हो वो फिल्म करे। टेलीविजन में पैसा है, जिसको इज्जत कमानी है जी, उसको थिएटर करना है, उसको नाटक करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो पैसा कमाना है टेलीविजन कीजिए, नाम कमाना है फिल्में कीजिए, और इज्जत कमानी है, रिस्पेक्ट चाहिए तो आप नाटक कीजिए। तो ये वर्गीकरण बहुत ही टेस्टेड है, बहुत ही मतलब ये अनुभव के बाद पैदा किया गया है। तो फिल्मों का सिलसिला बहुत वैसा रहा है, क्योंकि यहाँ कई फिल्में बनते बनते रह जाती हैं। तो एक जो 3 पेज का कल्चर है ना, कि मतलब, और एक मतलब एक आपको गैप भी दिखाई देता है। फिल्मों के स्टार का अपना एक वैल्यू यहाँ पे है, फिल्मी एक्ट्रेसेस का अपना एक वैल्यू है, वहाँ के प्रोड्यूसर्स का अपना एक हायरार्की है, उनकी अपनी एक। तो लेकिन क्या है कि आज भी राइटर्स की कमी है, नए कथ्यों की कमी है, नई बात कहने की। इसलिए हम जैसे लोग जो अपना अनुभव लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक गुंजाइश हो जाती है, क्योंकि वो परिपाटी जो मनमोहन देसाई और उन सब की चली, प्रकाश मेहरा की चली आ रही थी, वो सब टूट गई है। आज रियल सिनेमा की बात हो रही है, आज रियल कैरेक्टर्स की बात हो रही है, आज रियल एक्टिंग की बात हो रही है। तो ऐसे में जो हम लोगों का अनुभव है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता है। और फिल्मों का अपना एक वो है, उसका एक अपना मजा है, उसका अपना एक पैटर्न है, उसकी अलग वो है। तो देखिए ना, सबका अपना एक अलग स्वाद है, अपना रस है। बिल्कुल, मतलब आप थिएटर का रस आप टेलीविजन में नहीं पा सकते, टेलीविजन का रस, उसका स्वाद आप फिल्मों में नहीं पा सकते। एक टेलीविजन में हम 12-12 सीन, 16-16 सीन एक दिन में करते हैं टेलीविजन में। एक एक्टर मतलब परेशान, वो उसका मूड नहीं है, लेकिन वो पढ़ रहा है, बस कहते एक एक लाइन ही करो, लेकिन करते। फिल्मों में एक सीन में दिन गुजर गया, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, तैयारी कर रहे हैं, रिहर्स करा रहे हैं, फिर से तैयार कर रहे हैं, नहीं सर मजा नहीं आया, चलो फिर से कर, अरे छोड़ो आज पैकअप करते हैं, कल करेंगे, फिर से यही सीन कल सुबह से करेंगे। तो वहां जो एक माउंटिंग का जो मजा है ना, वो माउंटिंग का मजा आपको थिएटर में थोड़ा बहुत मिलता है। कि थिएटर में भी जैसे कि रिहर्सल के दरमियान ना, कि आप एक चरित्र में घुसते हैं तो उसको पूरा तैयार करके, पूरा कंसीव करके आप आते हैं, कि उसकी सारी बारीकियों को, उसके सारे सबटेक्स्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसका थोड़ा सा हिस्सा ना फिल्मों में जीने को मिलता है, जब आपको ऐसी फ्रीडम मिलती है। अगर फ्रीडम नहीं है, तो जो थिएटर की स्वतंत्रता है, जो रंगमंच की स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता कहीं दूसरे मीडियम में नहीं मिलेगी। बिल्कुल,
लेकिन फिल्मों का एक अलग असर है, उसका अपना एक मजा है अलग में। हाँ, आपने भी बताया ना कि जिसको फेमस होना हो और वो फिल्मों में जाए। अभी हम बात कर रहे थे विभांशु जी हिंदी नाटकों की, तो क्या आप भी मानते हैं, सभी चर्चा करते हैं कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, नाटक नहीं है हिंदी में, तो क्या हिंदी में नए नाटकों की कमी है? आप भी ऐसा मानते हैं? ये भी सवाल मेरे बचपन से आ रहा है, जब मैं जी आंखें नहीं खोली थी रंगमंच से, तब से यही सवाल चल रहा है जी कि जी हिंदी नाटकों में कमी, नाटकों की कमी है, हिंदी जी। रंगमंच में नाटकों की कमी है। तो ये कमी दोहराते दोहराते, तो मेरा ये, मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, तो फिर हिंदी रंगमंच में अगर नाटक नहीं आए, नाटक नहीं लिखे गए, तो मोहन राकेश के बाद हिंदी रंगमंच को खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि मोहन बिल्कुल राकेश के बाद तो नाटक लिखे ही नहीं गए हैं। क्या हुआ कि लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया ना, नाटक बिल्कुल कितने लिखे जा रहे हैं। और नाटक मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर नाटककार नाटक लिख रहा है तो वो बिल्कुल 100% हो, बिल्कुल मयार पे हो, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन जो एक सहभागिता एक नाटककार और निर्देशक के बीच में होनी चाहिए, किसी सृजन को लेकर उसको बनाने की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसमें कहीं कमी है। हम जी टेस्टेड चाहते हैं, हम टेस्टेड चाहते हैं, हमारी चीज बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का आज टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है, हमारे पास वक्त नहीं है। जबकि देखिए ना, वक्त की कमी करने के लिए ही विज्ञान ने आविष्कार किए, आपके वक्त को कम करने के लिए। आप पैदल चलते थे तो इसलिए सड़क बनी, इसीलिए गाड़ी घोड़े आए, कार बनाई गई कि आपका वक्त कम हो। हाँ, आप हाथ से काम करते थे, उसके लिए मशीनें पैदा की गई कि उसमें वक्त मतलब कम लगे। तो अब जो वक्त कम मिला आपको, जो वक्त बिल्कुल आपको और सृजनात्मक उसमें लगना चाहिए, वो कहाँ जाया हो रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, इस पे कोई सोच ही नहीं रहा है। तो आप मोबाइल में लगे हुए हैं, आपका वक्त जी जो आपके काम से घटाया गया, उस वक्त की क्या अहमियत है, किसी ने कभी सोचा कि? तो हमने अपने समय को सदुपयोग नहीं किया। और वही मामला इसमें आता है कि हम नाटककार बहुत हैं हिंदी जी में, खासकर हिंदी में भी, क्योंकि मैं तो अपने समसामयिक लोगों से मिलता जुलता हूँ, मेरे साथ के लोग जितने नाटककार हैं वो लिख ही रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो सिलसिले नहीं पैदा हो रहे हैं, कोई निर्देशक उनके साथ बैठ के उस तरह का तादात्म्य करने की कोशिश नहीं कर रहा है। नाटकों की कमी नहीं है ना, हर आदमी मतलब आषाढ़ के एक दिन और आधे अधूरे के मानक के उस चश्मे से हर स्क्रिप्ट को देखने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है ना। हर जी नाटक आधे अधूरे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल हर नाटक आषाढ़ का एक दिन नहीं हो सकता, हर नाटक तोगलक नहीं हो सकता। हर नाटक की अपनी संभावनाएं हैं, हर बिल्कुल तथ्य की अपनी परिभाषा है, तो उसको एक बार उसका परिमार्जन करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको उस मतलब स्तर तक लाने की। अगर आप में कोई व्याकरणीय अनुभव है तो आप उसको उस तरह से आंकिए ना, उसके साथ तालमेल बिठाइए, तादाद में पैदा कीजिए और उसको निखारिए, संवारिए। तो एक सिलसिला तो बिल्कुल आप बिल्कुल बगैर पढ़े रिजेक्शन का जो आ गया ना, कि भाई एक निर्देशक के पास आप नाटक देते हैं जी तो एक दो पन्ने पढ़ जी के उसको कहता है नहीं यार, इसमें नहीं, कोई संभावना नजर नहीं आ रही। आप पूरी एक बार पढ़ लीजिए, मंशा जान लीजिए, उस कथ्य में कोई, जैसे जिस लाहौर ने व्याख्या, एक नाटक है असगर वजाहत का, जिसने धूम मचा दी, जिसने धूम मचा दी, इसी 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 परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, इसी समय काल की बात कर रहा हूँ। जी वो नाटक रिजेक्टेड था, फेंका गया था। हम जी लोग फोर्ड फाउंडेशन में वो स्क्रिप्ट पढ़ने आई थी और उस नाटक को फेंक दिया गया था। लेकिन उसका कथ्य इतना मजबूत था कि हबीब तनवीर साहब को नाटक दिया गया और उन्होंने उसके कथ्य की संभावना को जानकर उस पर रातों रात उन्होंने मेहनत किया, पूरे टीम के साथ, हम लोगों के साथ बैठे, उन्होंने 24-24 घंटे हमारे साथ काम किया। तब वो नाटक निकल के आया कि पहली प्रस्तुति में ही सामने बैठे हुए दर्शकों को रोते हुए देखा हमने, जहां जहां हम जी गए जी पब्लिक रोती थी हमारे नाटकों को देख के। तो इसी समय की उपलब्धि है। लेकिन अगर उस बिल्कुल जैसे उस नाटक को फेंक दिया गया था, हबीब साहब ने भी फेंक दिया होता, तो आज वो सही नाटक इतने लोगों की चर्चा में नहीं आता, जिसका बिल्कुल नाम है जिस लाहौर ने व्याख्या, वो जन्मे ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एक विभांशु जी प्रश्न दिलीप श्रीवास्तव जी कर रहे हैं कि रंगमंच के बड़े धुरंधरों के बीच यूनिटी कम होती है, ऐसा क्यों सर? क्या क्या बड़े धुरंधरों के बीच? इन्होंने कहा है कि रंगमंच के बड़े बड़े जो धुरंधर है रंगमंच पे, तो उनके बीच यूनिटी कम होती है, ऐसा क्यों?
नहीं, ये सिलसिले धीरे धीरे टूटे हैं। मतलब ये जी पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। मैंने मतलब मैं इलाहाबाद की बात करूं तो वहाँ जैसे बीके मालवी जी, सचिन तिवारी जी, सुकेश सान्याल जी, अनुपम आनंद जी, भौमिक जी वगैरह, ये जो भी मतलब अभी भी कुछ लोग हैं, काफी लोग हमारे बीच से चले गए, तो वो उस समय की जो गहमा गहमी थी, तो वो एक तालमेल होता था। लेकिन धीरे धीरे ना एक तरह की एनवी कहें, एक तरह की ईर्ष्या आपस में पैदा हुई कि मेरा काम मुझसे मतलब मेरा काम सबसे बड़ा है। ये जो जी प्रवृत्ति ना, ये जो भावना लोगों में पैदा हुई कि निज कवित्व कई लाग ननिका सरस हो यथवाद फीका। तो मतलब निज कवित्व तो आपको मतलब आप घर बैठे अपने आप को कुछ भी मान सकते हैं ना, लेकिन उसका सही आकलन तो तब होगा जब उसको 10 लोग उसको स्वीकारें, मतलब उसकी बिल्कुल चर्चा हो, जब आपके आसपास के लोग कहें कि नहीं ये बात। इवन मोहन राकेश जी वगैरह की रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तो उनका यही होता है कि वो मतलब कई उनके जीवनी में आते हैं रेफरेंस की, जैसे अश्क जी से उनका झगड़ा हो जाता था। अश्क जी कहते थे नहीं मैंने बहुत बढ़िया लिखा, वो कहते थे अरे कूड़ा है ये। तो ये जो आपस में तालमेल था, ये जो मतलब एक टीका जी टिप्पणी थी, ये जो समीक्षा थी एक दूसरे को प्रति, वो नहीं रही ना। जी आज हम सुनने बिल्कुल को तैयार नहीं है, हम अपने आप को बिल्कुल कमतर मानने को तैयार नहीं। इसीलिए वो धुरंधरों के बीच में एक दूरियां पैदा हो रही है, क्योंकि एक उम्र के बाद क्या है कि वो उपलब्धि नहीं मिली किसी को, उस तरह की बिल्कुल पहचान नहीं मिली किसी को। जिसको आपने कमतर समझा, उसने कहीं कोई तालमेल करके अपने आप को आगे कर लिया अपने जोड़ बिल्कुल जुगाड़ से कैसे भी। तो अब वो आएगा तो वो कहाँ से संसर्ग बनेगा, वो कैसे जी मतलब वो धुरंधरों के बीच में, वरिष्ठों के बीच में वो मेल मिलाप खत्म तो हुआ ही है, बिल्कुल हुआ। बिल्कुल विभांशु जी, सुजय घोषाल दादा आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं कि कोरोना के बाद क्या रंगमंच का माध्यम ही बदल जाएगा? अब हम लोग क्या ऑनलाइन ही सारे नाटक करेंगे, और जिस तरीके से हम लोग पहले नाटक करते थे क्या उसका पूरा प्रारूप बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, कोई ऑनलाइन नहीं होगा। जैसे स्थितियां सब तैयार खड़े हैं, जितने मतलब रंगकर्मी है ना, सब अपने अपने नाटक को लेकर बिल्कुल मतलब जैसे कि युद्ध में जाने के लिए ना, बिल्कुल जी एक जी बिगुल बजने की देर है। बिगुल बजते ही फिर से वही सिलसिले शुरू होंगे, वैसे ही मंच पे नाटक होगा। हाँ, मंच बड़ा छोटा या कथ्य किस तरह का होगा, 2 लोगों जी के नाटक होंगे या 4 लोगों के, लेकिन वो अलग, वो बदलाव संभावित है। लेकिन नाटक मंच पे ही होंगे, ऑनलाइन नाटक की कोई अहमियत, वो एक इस दरमियान की एक गतिविधि है, उसको ये मान के चलें, इस कोरोना काल की गतिविधि है। जब आप घर बैठे हैं, घर बैठे भी तो कोई एक आपका क्रियाकलाप होना बिल्कुल चाहिए ना, कोई गतिविधि बनी रहनी चाहिए। इसलिए ये लोग कर रहे हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये एक कोई मतलब ऑप्शन आ गया है थिएटर के लिए, बिल्कुल रंगमंच के लिए, तो वो बिल्कुल नहीं है। रंगमंच मंच पे ही होगा और पुरजोर ढंग से होगा, अपने नए पूरे परिवर्तन के साथ, पूरे नए नए कथ्यों के साथ आएगा और बहुत उत्थान के साथ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और सुजय दादा, अब कोरोना खत्म हो रहा है, थोड़ा सतर्कता रखिए, आने वाले समय में रंगमंच करेंगे आप, परफॉर्मिंग आर्ट है वो तो होना ही है। और बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। विभांशु जी, एक प्रश्न विकास चौहान जी का है कि वो शायद नाटक वाटक देखते हैं, तो वो कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया है कि रंगमंडल ज्यादातर अपने किए हुए पुराने नाटकों को ही अधिकांश दर्शकों के सामने परोसते हैं, जिससे दर्शक को हम अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। वर्तमान समय काल को वर्णित करने वाली नाट्य प्रस्तुति भी बहुत कम कम या कहें कि न के बराबर होती है। सामाजिक सरोकारों को लेकर भी प्रस्तुतियां कम ही होती है। करते हैं वैसे विकास जी, लेकिन आपका क्या सोच है, बताएं सर। नहीं, ये मतलब क्या है, कई जी बार चीजें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन मतलब कोई जी ऐसी नियमावली नहीं है, कोई ऐसा निश्चित वो पैमाना नहीं है। नए नए तरह जी के नाटक होते हैं, कोशिश सबकी यही होती है कि सामाजिक सरोकार के नाटक हों, नए कथ्य के नाटक हों। हाँ, पुराने बिल्कुल इसलिए कि पुराने उनको एक मतलब रिपीट करके उनको जिंदा रखने, एक आर्काइव है आपके पास, तो उस आर्काइव को जिंदा रखने के लिए रंगमंच में और कोई तो वो है नहीं, तो मंच पे तो लाके ही उसको जिंदा रख पाएंगे ना। कोई भी नाटक जो उस समय जिसका परचम लहराया था, तो कोई, जी क्योंकि हम अपने उदाहरणों में, अपने उदाहरणों में
अपने रेफरेंसेज में हम उन नाटकों को, हम जैसे लोग जिन्होंने देखा सुना है वो लाते हैं, तो नई पीढ़ी कब देखेगी? इसलिए उनकी पुनरावृत्ति करना भी जरूरी है। मैं कहूँ कि मतलब खूबसूरत बहू एक नाटक रंजीत कपूर ने, सीमा विश्वास ने किया था, तो आज की पीढ़ी कब देखेगी, है ना? मैं कहूंगा कि आधे अधूरे मैंने उनका फलाने का देखा था, मैंने अलकाजी साहब का अंधा युग देखा था। तो अंधा युग लाल किले में अगर भानु भारती भी जाके कर रहे हैं तो नई पीढ़ी देख रही है ना, तो कुछ तो सिलसिले मिल रहे हैं ना। तो पुनरावृत्ति भी जरूरी है, लेकिन नए सामाजिक सरोकार के कथ्य भी आते हैं, आने चाहिए बिल्कुल। तो उसमें कोई उस तरह का वो नहीं। बिल्कुल विभांशु जी, मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने कई नाटकों के निर्देशन के साथ साथ नाट्य कार्यशालाओं में बतौर प्रशिक्षक कार्य भी किया है। तो प्रशिक्षण का जो कार्य है अभिनय और नाटक पढ़ाने का, तो वो क्या है, उसका अनुभव हमसे शेयर कीजिए। जैसे मैंने कहा कि एक शिक्षक के रूप में जी, तो पढ़ाने का मुझे मतलब पहले से शौक रहा है, तो टीचिंग एबिलिटी जैसे कहते हैं ना, तो वो मेरे भीतर थी। तो जो अनुभव, मैं जाता हूँ कहीं भी वर्कशॉप करने या कहीं फैकल्टी बन के जाता हूँ, जैसे भारतीय नाट्य अकेडमी में या MP ड्रामा स्कूल में या दिल्ली के कई सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, तो मेरा यही रहता है कि मैं अपने अनुभव को शेयर करता हूँ कि किस तरह से इतने बड़े बड़े, मतलब आप थिएटर में इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ कि कोई भी ऐसा बड़ा निर्देशक नहीं है जिसके साथ मैंने काम ना किया हो। तो वो जो अनुभव है, उस अनुभव को मैं नए लोगों के बीच में जाके शेयर करता हूँ और उनमें उन्हीं तरह की बातें बताने की कोशिश करता हूँ कि जिसका व्यवहारिक पक्ष, कोई सैद्धांतिक पक्ष मैं उनके किताबों में ले जाके उनको कोई नहीं बात करता। मैं, क्योंकि अनुभव जो मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता, सबका अपना अनुभव होता है। तो मैं अनुभव को बांटने की कोशिश करता हूं और बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पर कि किस तरह से उनको तैयार, जो अभिनय करना चाहते हैं उनमें अभिनय की क्या बारीकियां होनी चाहिए, जो सिस्टम बताए गए हैं वो क्या हैं, लेकिन सारे टूल्स तो आप हैं बतौर अभिनेता, सारे टूल्स, सारे हथियार आपके पास हैं, सारे उपकरण अभिनेता के आपके भीतर हैं। तो उनको कैसे आपको यूटिलाइज करना है, उनका कैसे इस्तेमाल आपको करना है, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके उनके भीतर वो सजगता पैदा करने की, ये एक शिक्षक होने के नाते मेरा पहला ये रहता है कि मैं इंडिविजुअल हर बच्चे के दिलो दिमाग में घुस के, इसके दिमाग में, उसके जज्बात में घुस के उसको तैयार करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरा अपना एक मेथड है, मेरा अपना एक सिस्टम है। इसलिए जब भी मैं किसी वर्कशॉप में जाता हूँ तो पूरी समग्र रूप से मैं एक एक प्रतिभागी के साथ बहुत ही भरपूर काम करता हूँ, उनके भीतर बदलाव लाता हूँ। वो नहीं रह जाते जो जिस दिन वो प्रशिक्षण में पहले दिन आए होते हैं, प्रशिक्षण खत्म होने के बाद वो नहीं रह जाते जो वो थे। जी विभांशु जी, एक प्रश्न धीरज अग्रवाल ने किया है कि रंगमंच की ही बात कर रहे हैं वो, दर्शकों की भूमिका के बारे में आपकी क्या रूपरेखा है? दर्शक, खासकर अगर हिंदी रंगमंच की बात करें तो दर्शक नहीं बन पाए। दर्शक क्योंकि जब भी बनने की कोशिश हुई तो कहीं न कहीं इस तरह की चीजें हो गई, जैसे कभी टेलीविजन आ गया, फिल्मों की बहुतायत हो गई, लेकिन उसके लिए दर्शकों के न बनने के पीछे दोष हम रंगकर्मियों का ही है, हम नाट्यकर्मियों का ही है। हमने कभी दर्शकों को उस तरह से लाभान्वित करने की कोशिश नहीं की, उनको वो नहीं परोसा जो उनको चाहिए था, जो उनके लिए, उनके अगर मनोरंजन चाहिए तो हमने उस तरह का मनोरंजन नहीं दिया। अगर कुछ हमको विचारोत्तक कोई ऐसी बात करनी थी, विचार उत्तेजक कोई बात करनी थी, हमने वैसी कोई बात नहीं की, कोई समस्या प्रधान ऐसी बात नहीं की। दर्शकों को हमने तैयार नहीं किया, दर्शकों को के बीच में जाके हमने कभी उस तरह की कवायद नहीं की। हमने दर्शकों, बस जैसे कोई टीम 4 अभिनेता इकट्ठा करके हम रिहर्सल करने लगते हैं, फिर हम कहते हैं कि तुम ये कार्ड ले जाओ, तुम ये इनविटेशन ले जाओ, तुम ये टिकट ले जाओ। लेकिन एक दर्शक तैयार करने की जो एक अलग सी प्रवृत्ति होनी चाहिए, खासकर इस तरह के नाट्य संस्थाओं की,
कि अपने दर्शक हों तो उनके बीच में एक ऐसे ही मतलब कभी रिहर्सल के बीच में बुला के या ऐसे उनके बीच मतलब उनको भी प्रबुद्ध करना होगा ना। दर्शक क्यों कम होते जा रहे हैं? दर्शकों को भी प्रबुद्ध करने का काम एक नाट्यकर्मी का है, एक रंगकर्मी का है। हमें वो करने की कोशिश करनी चाहिए और दर्शकों के नाटक को लेकर ही हम जाएं दर्शक के बीच में, जरूरी नहीं है। नाटक तक लाने के लिए भी एक अभ्यास, एक कोशिश होनी चाहिए, उस तरह की एक तैयारी करनी चाहिए, तब जाकर हम दर्शक हमारे बीच में। जी विवांशु जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हूँ, तो मैं दर्शकों से भी का आभार मानती हूँ कि उन्होंने हमसे जुड़े रहे और बहुत सारे प्रश्न भी किए। उसके उत्तर जिनके उत्तर नहीं दे सके हैं तो कोशिश करेंगे कि उस पे जो है लिख दिया जाएगा उनके प्रश्नों के जवाब में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मंच पे आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। जी धारा जी, धन्यवाद आपका, आपके मंच का, कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया बात करने का। धन्यवाद जी, धन्यवाद।